इस बार हम भाजपा से मुक्त करेंगे एमसीडी, और उसके बाद हम जो एमसीडी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और जो गंदगी है, इसको हम सुनिश्चित कराएंगे कि कैसे हम इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड से मैच करें। एमसीडी में इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम किया नहीं है, क्योंकि जो मजदूर है उसको उसकी मजदूरी, उसका पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। इस बात का मैं बिल्कुल तरफदार हूँ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के त्रिलोकपुरी के वार्ड नंबर 2 ईस्ट में। यहाँ पर हम लोगों से हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से वो कैंडिडेट को चुनने का इस बार काम करेंगे और किन समस्याओं को लेकर वो परेशान हैं। ज़्यादा बातचीत के साथ सादरा जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से संजीत आचार्य जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कैंपेनिंग भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं जो एमसीडी को इस बार सुधारनी है? देखिए, एमसीडी के बारे में अगर बात करें तो पिछले 15 वर्षों से दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 15 सालों से वो लगातार उनकी ही सरकार रही है, और ये देखने में आया है पिछले 15 सालों में एमसीडी में इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम किया नहीं है। इनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है। एक काम ये गिना नहीं सकते कि इन्होंने एमसीडी में ये कर दिया है। चारों ओर हम आज देखते हैं तो कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। इनके स्कूलों में कोई पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। इनके कर्मचारियों की तनख्वाहें ये नहीं दे पा रहे हैं। और तो और जब ये जा रहे हैं तो इन्हें पता चल गया है कि ये जा रहे हैं, तो जाते जाते एमसीडी की जो मूल्यवान संपत्तियां हैं उनको भी भ्रष्टाचार करके कौड़ियों के दाम पर ये बेच रहे हैं। किस तरह से, कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिनको बेच दिया, जो आप आरोप लगा रहे हैं? बहुत सारी संपत्तियां, इवन अभी नई जो लिस्ट आई है, पूरी लिस्ट है भाई साहब। पूरे हमारी पार्टी ने पूरी समय समय पे बताया है। एक सिनेमा इन्होंने बेच दिया, ठीक है, वो भी कौड़ियों के दाम गया है। अभी हाल ही में इन्होंने हद कर दी कि राम का नाम लेते रहते हैं, हमेशा राम के नाम पर ये पूरी राजनीति ये करते हैं। लेकिन उन्हीं रामलीला मैदान था, उन्हीं राम के नाम का एक रामलीला मैदान था, वो तक इन्होंने बेच खाया है। तो मैं क्या गिनाऊं उनके कारनामे आपको। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, अगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो इन दिनों दिल्ली में वो एक कैंपेनिंग चला रहे हैं जिसमें वो उनका कहना है कि स्कूलों के और लोगों के जो आसपास के रेजिडेंशियल एरिया वहाँ पर शराब के ठेके जो हैं वो नहीं होने चाहिए। तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है? देखिए, बात करूं कि ये आखिर पूरा जो इनके पेट में दर्द है वो क्यों है ठेकों को लेकर। दरअसल ये जो शराब के वितरण की जो एक प्रणाली थी, शराब के, ऐसा तो नहीं है कि शराब के ठेके केवल अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकाल में खुले हैं। ये हमेशा से दिल्ली में रहे हैं, हमेशा से इसकी कोई ना कोई प्रणाली रही है। ये जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तब भी इनकी शराब के ठेकों की एक प्रणाली थी। कांग्रेस की भी एक समय में वो शराब बेची जा रही थी, खरीदी जा रही थी, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने उसमें कुछ नया तो किया नहीं है। हाँ, नया क्या किया है इन्होंने क्या किया था कि जो सरकार के पास आने वाला जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो इन्होंने इतना ज़्यादा उसमें घपला कर रखा था कि वो रेवेन्यू जो सरकार को मिलना चाहिए था वो इनके लोग पिछले दरवाजे से उन ठेकों के द्वारा वो सब ले जा रहे थे। आम आदमी पार्टी ने काम ये किया कि उसके अंदर, उस प्रणाली के अंदर एक पारदर्शिता लेकर आए। उसमें उस पारदर्शिता का फायदा ये हुआ कि सरकार को रेवेन्यू जो है, जो पहले नहीं मिल रहा था, वो मिलने लगा। दुकानें ज़्यादा नहीं खोली हैं, दुकानें बल्कि उससे कम है। अभी पहले जो दुकानें थी उससे बल्कि कम संख्या है दुकानों की। मैं तो कहता हूँ आप आरटीआई से पता लगाइए कि पिछले समय कितनी दुकानें थी और आज कितनी दुकानें हैं। अच्छा, अगर यहाँ साफ सफाई को लेकर बात करें तो लोकपुर की हमने गलियाँ देखी, सड़कें देखी, सड़कों पर कूड़ा है, वो क्यों है? उसको लेकर क्या आम आदमी का प्लान रहने वाला है, आम आदमी पार्टी का?
देखिए, आम आदमी पार्टी जो वादे करती है वो इस मामले में माननीय अरविंद केजरीवाल की साख है एक, कि वो जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। दिल्ली में जो उन्होंने सरकार बनाई तो उससे पहले जो वादे उन्होंने बिजली पानी अन्य चीज़ों को लेकर किए, उससे ज़्यादा वादे उन्होंने पूरे कर दिए। अब हम ये वादा कर रहे हैं कि हम दिल्ली जो है इस बार हम भाजपा से मुक्त करेंगे एमसीडी, और उसके बाद हम जो एमसीडी के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार और जो गंदगी है इसको हम सुनिश्चित कराएंगे कि कैसे हम इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड से मैच करें। क्योंकि देखिए, हमारे पास संसाधन है, ठीक है, हमारे पास पैसा भी है। अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि पैसा बहुत होता है सरकारों के पास, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि नीतियां होती हैं लेकिन नीयत नहीं सही होती है। तो हमारी नीयत साफ है और हमें पता है, हमें काम करना आता है। अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी का विज़न जो है बहुत अच्छा विज़न है, और आम आदमी पार्टी को पहले भी काम करके डिलीवर करके हम लोगों ने दिखाया है, और इस बार भी हम डिलीवर करके दिखाएंगे कि हाँ किस तरह से काम होता है। उतने ही संसाधन होंगे, हमें ज़्यादा संसाधन नहीं चाहिए। जितने संसाधन आज उपलब्ध हैं एमसीडी के पास, हम उतने ही संसाधन में इस दिल्ली को आपको हम देखिए कचरा मुक्त करके दिखाएंगे, किस तरह से कचरे की व्यवस्था होती है। आज कचरे की जो सूखा गीला है उसकी व्यवस्था अगर सही हो जाए तो सारा कचरा खत्म हो जाएगा भाई साहब। आप ये देखिए कि अगर सूखा जो कचरा है, सूखा कचरा मीन्स प्लास्टिक हो गया, गत्ता हो गया, ये सारी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं, तो कचरा कहाँ से आएगा। और जो गीला कचरा है उसका खाद बन सकता है। सिंपल सा, इतना कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है भाई इसमें, लेकिन उसको करने की जरूरत है। आप उन दोनों को मिला देते हैं, उनको अलग ही तो करना है। एक से खाद बन जाएगी, एक से पदार्थ बन जाएंगे रिसाइकल्ड, खत्म, कचरा ही खत्म, और रेवेन्यू और आएगा, खाद बेच के रेवेन्यू आएगा, इधर कचरे से जो रिसाइकल सामान होगा उससे रेवेन्यू आएगा। क्या दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि रेवेन्यू आएगा, लेकिन हमने देखा है कि जिस तरफ आम आदमी पार्टी भी है और एक तरफ बीजेपी पार्टी भी है, लेकिन लोग जो है फिर भी गंदगियों में रहने के लिए इसलिए परेशान हैं। हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के भी पार्षद वहाँ पर हैं, फिर भी गंदगियाँ हैं। बीजेपी के पार्षद हैं, उन पर तो लोग आरोप लगा ही रहे हैं कि गंदगियाँ हैं। तो इस चीज़ को कैसे सही करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि एमसीडी में आए दिन जो हड़तालें होती हैं, कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं, उस चीज़ को कैसे निपटेंगे। देखिए, आपने 2-3 सवाल एक ही सवाल में पूछ दिए हैं, तो मैं जो आपने अंत में सवाल पूछा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने बोला हड़तालें। देखिए, हड़ताल करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं डॉक्टर संजीत कुमार, मैं इसको पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये कबूल करता हूँ कि हड़ताल बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जो मज़दूर है उसको उसकी मजदूरी, उसका पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। ये इस बात का मैं बिल्कुल तरफदार हूँ। जब एक मजदूर कर्मचारी पूरे महीने काम करता है तो उसकी मजदूरी, उसकी सैलरी जिससे उसका घर चलना है, उसको महीने पे मिलना चाहिए जो समय है। लेकिन जब नहीं दोगे आप, तो वो सरकारी कर्मचारी के पास और हथियार क्या है। वो आपको पिस्टल लेके मर्डर तो कर नहीं सकता बेचारा, वो जेल में बंद हो जाएगा। तो उसके पास हड़ताल ही एक तरीका है जो संवैधानिक तरीका है, और वो उसको अपनाता है। तो अगर तनख्वाह उनको हम सही टाइम पे दे देंगे, अब मैं कहता हूँ हमारी सरकार आने दीजिए, और आप देखिए एक भी, देखिए हड़ताल हो सकता है तब भी हो सकता है उसकी वजह कुछ और हो, लेकिन हाँ इतना मैं सुनिश्चित कर देता हूँ कि उनकी तनख्वाह को लेकर वो हड़ताल नहीं कर सकते। उनको हम बिल्कुल समय पे तनख्वाह उपलब्ध कराएंगे। ये अभी जो समय पर तनख्वाहें जो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, ये जो एमसीडी की सरकारें बैठी हुई हैं, जो इनके महापौर बैठे हुए हैं, जो इनके नेता भ्रष्ट बैठे हुए हैं, ये उस पैसे को खा जाते हैं, अन्य जगहों पर यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए उनकी तनख्वाह नहीं मिल पाती है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ संजीत आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एमसीडी में सरकार बनने के बाद ये काम करने वाले हैं। बहरहाल चुनाव होंगे, उसके बाद ही नतीजे भी सामने आएंगे कि आखिरकार किसकी सरकार एमसीडी में बनने वाली है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।